राज्यसभा के रण की तैयारी, अब बाड़ेबंदी की बारी। बिछ गई बिसात, शहमात की चाल। बीजेपी का दूसरा, मुश्किल में कांग्रेस का तीसरा। जोड़ तोड़ का डर, कांग्रेस की कठिन डगर। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राजस्थान में मंडी लगाकर विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र करना चाहती है। कांग्रेस और समर्थित विधायकों की होगी उदयपुर में बाड़ेबंदी। बीजेपी भी प्रशिक्षण शिविर के बहाने विधायकों की करेगी बाड़ेबंदी। बाड़ाबंदी कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है। विधायकों को पार्टी के विधायन से लेकर, पार्टी के इतिहास विकास से लेकर, पार्टी के वैचारिक मुद्दों से लेकर दिल्ली के कुछ प्रमुख नेता भी उनका प्रबोधन करेंगे। बाड़ेबंदी से बनेगी बात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिले के बाद अब बाड़ाबंदी की बारी है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। बीजेपी इस आरोप पर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है। दोनों ही दल ट्रेनिंग के बहाने बाड़ाबंदी की राह पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस उदयपुर में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, बीजेपी प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी में लग गई है। अब सवाल उठता है, क्या दलों को अपने विधायकों की निष्ठा पर शक है? क्या कारण है जो पंचायत से लेकर उच्च सदन के चुनावों में बाड़ाबंदी होने लगी है? इसी पर चर्चा करेंगे। क्या बाड़ेबंदी से ही बात बनती है? आज के डिबेट के जो सवाल हैं जिनके आसपास हमारी डिबेट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1 है कि राज्यसभा चुनावों में बाड़ाबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल नंबर 2 है कि क्या दोनों ही दलों को जो उनके अपने हैं उन पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? क्या उन्हें यह लग रहा है कि कोई सचमुच अपने अंतरात्मा की आवाज सुन लेगा? सवाल नंबर 3 है, ये हॉर्स ट्रेडिंग और एलिफेंट ट्रेडिंग जो आज शब्द कहे गए, ये दरअसल हुआ है या सचमुच इसके पीछे कोई स्याह काली हकीकत छिपी हुई है? इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। प्रशांत बैरवा जी कांग्रेस विधायक हैं, अविनाश गहलोत जी बीजेपी विधायक हैं और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रशांत बैरवा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब अगले कुछ दिनों तक तो आपके दर्शन दुर्लभ होंगे, कल एक निश्चित टाइम के बाद से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों के दर्शन इतने दुर्लभ क्यों कर दिए जाते हैं ऐसे मौकों पर? देखिए स्वप्निल जी, बीजेपी माहिर है तोड़ने में और पूरे हिंदुस्तान जानता है कि विगत 2 साल में 3 साल में बीजेपी ने क्या किया, किसी छुपा हुआ नहीं। और बाड़ाबंदी में कोई बुरा नहीं है। लास्ट टाइम राज्यसभा में बड़े बड़े दावे किए गए थे बीजेपी द्वारा, मगर क्या हुआ? हमारी सीट जीत के आई थी। इस बार भी आप देख लीजिएगा हमारी सीट जीत के आएगी। बाड़ाबंदी करने से ये थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है हमारी पहले तो फुल स्ट्रेंथ थी नहीं, अब बाय इलेक्शन के बाद हमारी आई है। हमारे निर्दलीयों का सपोर्ट है और भी जो पार्टीज हैं उनका है। तो आई थिंक सबको एक ज्यादा पर बिठा के आई थिंक कंसेंसस पे उनको समझाना के लिए बुरा नहीं है। बीटीपी आएगी, बिल्कुल वही वाली बात है। निर्दलीय भी है हमारे पास, 19 निर्दलीय थे, जो आपको पता 13 निर्दलीय थे, बसपा वाले थे, कांग्रेस में आ गए। तो वो कैलकुलेशन में बैठ के इसको एक बार ड्रॉ करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि मंसूबे बीजेपी के आप जानते ही हैं, एक साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। हमको रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो पिछला राज्यसभा चुनाव हुआ था प्रदेश में, तब भी बाड़ाबंदी की जरूरत पड़ी थी। तब एक माना जा सकता है कि एक क्राइसिस टाइम आप लोग झेल रहे थे, लेकिन उस वक्त जब सबने निष्ठा साबित कर दी, तो अब क्यों डर है कि हम में से कोई टूट जाएगा? नहीं, डर ये बलगाने का काम करती है ना। आपको मालूम है बीजेपी का काम ही यही है कि किसी न किसी प्रबोधन देके, लोगन देके, कुछ ना कुछ करके जो, क्योंकि आपको देखिए पॉलिटिक्स के अंदर कोई प्रलोभन में बह जाएगा, कोई बिक जाएगा, कोई ऐसे सस्ते जमीर का है। आपको लगता है ऐसा? आप लोगों का इनर डाउट है ये? सरकार गिराने में नहीं हम बिके, तो अब क्या बिकेंगे राज्यसभा चुनाव में? आप मुझे बताइए। सरकार गिराने में कोई कमी, कोई बाड़ाबंदी की जरूरत नहीं है ना? या आपको तभी ऐसा लगता है कि आपके बीच में ऐसा कोई है जिसका जमीन सस्ता होगा और वो निकल लेगा?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मुझे लगता है सब ये कयास लगा रखे हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं हम 5 लोगों से बातें हो रही हैं, ये बात हो रही है। उनको वोट तो 11 चाहिए, बात होने से क्या होता है, बात होने कोई लेना देना नहीं है। ये अपने खुद के जो उनके वोट है वो सुरक्षित रखें। आपको मालूम है घनश्याम तिवारी जी और वसुंधरा जी में कितने क्लैशेज हैं। अब उनको तो खुद को डाउट हो रहा है कि क्या पता हमारे वोट नहीं चल जाए 4-5 टूट के। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इनके विधायक इकट्ठे नहीं हो पाए थे। इन्होंने 3-3 चार्टर्ड फिल्म बना के रखा था। अगर उनकी टूट फूट से आप लोग अपने आप को इतना मजबूत समझ रहे हैं तो आपको बाड़ाबंदी की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी आप कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है शायद आप बीजेपी से डरते हैं। देखिए हमारे, मेरी बात सुनिए स्वप्निल जी, कोई हमारे 150 विधायक नहीं है कांग्रेस के। हमारा एकदम वर्ड्स पे खड़े हुए हैं और हम प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आपको मालूम होगा। अच्छा। तो कोई कुछ गलत नहीं हो जाए कि निर्दलीय कोई मान लो, क्या पता निर्दलीय अगर चल जाए तो उन सबको रोकथाम करने के लिए हम चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म में आए और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ठीक है प्रशांत जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। नहीं, अब देखिए खर्चा तो आप ही लोगों को उठाना है, तो उसमें बुरा मानने का क्या है? कौन सा वो सरकारी खर्चा जाएगा या सरकारी खर्चा जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है। नहीं, मुझे ये बीजेपी वाले आरोप लगाते थे हमारे 5 स्टार होटल में सरकारें चल रही है और खुद का सम्मेलन खुद 5 स्टार होटल में किया, जिस होटल में हम रुके उसी होटल में ये रुके। ठीक है, करनी है ये करें तो ठीक है, हम करें तो गलत है। नहीं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, अब आप सुनिए ना, मैं अब उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अविनाश गहलोत जी, अब देखिए जो मैंने प्रशांत जी से कहा, आपके भी दर्शन कुछ दिनों के लिए दुर्लभ हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों की ट्रेनिंग तो राज्यसभा चुनावों की अभी हुई थी, पिछले ही चुनावों के वक्त, क्या कमी छोड़ दी थी उस वक्त सिखाने वालों ने? देखिए स्वप्निल जी, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा फर्क जो कांग्रेस और बीजेपी में है कि कांग्रेस तो जाती है बाड़ेबंदी के लिए, कहीं न कहीं कांग्रेस। अविनाश गहलोत जी, यही मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा जो फर्क है दोनों बीजेपी कांग्रेस में वो यही है। हम लोग अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हम लोग कब जा रहे हैं। हम लोग अगर जाएंगे भी तो प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे। विचारधारा का फर्क है। नहीं, लेकिन अविनाश गहलोत जी मुझे एक बात बताइए ना। नहीं, अविनाश गहलोत जी मुझे एक बात बताइए कि प्रशिक्षण किस बात का, विचारधारा का फर्क है। नहीं, 2 मिनट प्रशांत जी रुकिए। अविनाश जी, ये प्रशिक्षण किस बात का, मतलब ट्रेनिंग किस चीज की? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पिछली बार जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, हम लोग 2 दिन पहले कैंप में गए थे और कैंप में आपको बताऊं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो रात दिन संगठन में काम करते हैं, इस बात के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है उनका फायदा किस तरीके से हम लोगों को बताएंगे, हम लोग फील्ड में जाके बताएंगे ताकि जनता को पता लगे। पर वो तो ट्रेनिंग हो गई ना आपकी, का जो अभियान राज्यसभा चुनावों के बीच में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके पार्टी वालों ने बताया, आगे भी तो आपके पास आऊंगा ना सर, जब आपके पास था तब वो नहीं बोल रहे थे, अब उनके पास हूँ, आप मत बोलिए प्लीज। अच्छा ठीक, अविनाश जी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अविनाश जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी सरकार की योजना है उसकी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है और पिछले राज्यसभा चुनावों के दौरान भी आपकी ट्रेनिंग हुई, और इस राज्यसभा चुनावों के दौरान आपको ट्रेनिंग में नया क्या बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता है? क्यों आलाकमान को ऐसा लगता है कि आप लोग नीचे तक इतने कमजोर हैं कि आप शायद सरकार की योजनाएं पहुंचा ही ना पाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं सबसे पहले कह रहा हूं, हम लोग तो ज्यादा प्रशिक्षण शिविर में, भाई प्रशांत जी ने भी स्वीकार किया कि वो बाड़ेबंदी पे जा रहे हैं। बाड़ेबंदी प्रशिक्षण शिविर में फर्क होता है कि हमारा बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग होता है, साल में होता ही है एक बार। क्या वो पहले नहीं सिखाया जाता जो दूसरी बार सिखाना पड़े? हमारे जो विचारधारा वाले जितने भी संगठन है सबके अंदर हमारा चल रहा है प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, प्रशिक्षण चल रहे हैं। पर लेकिन अविनाश जी में चला था, मेरी बात सुनिए अविनाश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप मेरे सवाल को शायद डॉज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये प्रशांत भाई जो कह रहे हैं ना, इनका चल रहा तो चला था उदयपुर के अंदर। क्या हुआ था हार्दिक पटेल, क्या हुआ था सुनील जी जाखड़, क्या हुआ था आचार्य प्रमोद कस्टम, क्या हुआ था कपिल सिब्बल जी, कहाँ गए थे चिंतन शिविर के बाद में? और क्या आपके हार्दिक पटेल को तो डरा के रखा हुआ आपने, इतने केस लगा रखे थे, उस पर करेगा क्या? आदमी छोड़ेगा नहीं तो उसको तो मौत का खतरा था। राजस्थान हर दूसरे महीने अविनाश जी देखिए सवाल कहाँ सवाल सिर्फ यही है कि क्या आप लोग राज्यसभा चुनावों को लेकर गंभीर हैं? तो आप राज्यसभा चुनावों को लेकर गंभीर है? नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इस गंभीरता के बीच में अलग से ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? विषय से भटक कर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साथ सारे एमएलए जब रहते हैं तो केंद्र की जितनी भी योजना, देखो मैंने पहले भी कहा था ये बाड़ेबंदी नहीं, प्रशिक्षण कैंप है। और इस राज्यसभा चुनाव के अलावा भी बार बार ये कार्यक्रम ऐसे होते रहते हैं, संगठन स्तर पे होते रहते हैं, सरकारी स्तर पे होते रहते हैं, जितने कभी एमपीज के होते हैं, कभी एमएलए के होते हैं, कभी संगठन के पदाधिकारियों के होते हैं। ये कांग्रेस की तरह एक परिवार के दिशा निर्देश में चलने वाली पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। और इस पार्टी में वही होता है जो केंद्रीय नेतृत्व राज्य का जो संगठन को तय करता है। ठीक है। और अगर इस प्रकार का वातावरण अगर विधायकों के बीच बनता है, और मैं तो ये कह रहा हूं अभी हमारे पास सूचना भी नहीं कि आपको कितने तारीख को आना, कितने बजे कहां आना है, लेकिन कांग्रेस ने तो तय कर दिया कि इन्होंने, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया अब हमारी इज्जत आपके हाथ में, आपके जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी, वो क्या कह रहे हैं कि मैं आगे आपके पास आऊंगा। एसपी मित्तल साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, मतलब विधानसभा में मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो मैं आज भूल चुका हूं। तो आज अगर मैं 10वीं की कोचिंग लूं तो समझ में आता है कि हाँ साहब मुझे 10वीं की कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि एक एक बात तो मुझे याद नहीं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि 3 साल पहले मैंने किसी खबर को कवर किया था, वो मुझे आज याद ना हो, ये नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूं, अब नाम बदल लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, बाड़ाबंदी हो रही है और वो बाड़ाबंदी ही रहेगी। वो कांग्रेस के लिए सप्लिन, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और प्रशांत बैरवा साहब और जो कांग्रेस के विधायक हैं गहलोत साहब, स्वाभाविक है कि वो अपनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस तरीके से वो बचाव करेंगे। लेकिन चूंकि हम राज्यसभा चुनाव, राजस्थान के संदर्भ में राज्यसभा चुनाव के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये जो राजनीति का जो चरित्र है वो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इतने विधायक होने के बावजूद भी क्या नाम से जो राजनीतिक दल है, जो 125 साल पुराने हैं, जो क्या नाम से 50 साल पुराने राजनीतिक दल है, उनको भी जब विधानसभा के इस विधानसभा सत्र के 3.5 साल गुजर गए हैं, तब क्या नाम से ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ रही है। तब उनको ये कहा जा रहा है कि केंद्र की जो योजनाएं उनके बारे में हम बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सब बहानेबाजी है, और जो विधायक जो है वो अपनी अपनी पार्टी के एकजुट विधायक रहे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आवे, इधर उधर नहीं भाग जावे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या नाम से घुड़दौड़ हो रही है, एलिफेंट दौड़ हो रही है, इधर उधर नहीं भाग जाए, उसके संदर्भ में मुझे लगता है ये करे। लेकिन मैं राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि कांग्रेस चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन कांग्रेस को 21 विधायकों का जुगाड़ करना है। कांग्रेस को अपने 3 प्रत्याशी जिताने के लिए 123 चाहिए, और कांग्रेस के जो विधानसभा में विधायक दल की जो संख्या है वो 102 है। मैं इसमें से वो 6 विधायक नहीं जोड़ रहा हूं जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जो कांग्रेस का विप है वो 102 विधायकों पर जारी लागू होगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को 21 विधायक चाहिए। अब चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, चाहे वो बसपा वाले विधायक हो, या वो दूसरे क्या नाम से विधायक हो। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को जो उनके समर्थित जो क्या नाम से सुभाष चंद्रा जो 5वें उम्मीदवार हैं, उनको कुल 11 वोट चाहिए। मतलब उनको कुल 11 विधायकों का जुगाड़ करना चाहिए। स्वाभाविक है कि दोनों जने अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सोचता हूँ, लेकिन मित्तल साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों ही दलों को भीतरी क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है? बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं है, बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं। ये डर है कांग्रेस को, ये डर है कांग्रेस को। इसीलिए मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, भाई अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। आपके जो कल परसों जो 30 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें कितने एमएलए पहुंचे थे, निर्दलीय कितने एमएलए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी ने विक्ट्री साइन दिखा दिया पहले, माने विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने पहले विक्ट्री का साइन दिखा दिया, आप निश्चिंत रहिए। वो 10 तारीख को, वो 10 तारीख को 2 सेकंड हो जाएगी। गहलोत साहब और बैरवा साहब, बिल्कुल 10 को पता लगेगा। बस मुझे 1 मिनट का वक्त और दे दें। मित्तल साहब अपनी बात खत्म कर रहे हो, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, सप्लिन, मैं वो आपकी बात का ही सवाल दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, कांग्रेस को थोड़ी चिंता इसलिए भी है कि जो ये सुभाष चंद्रा साहब हैं, ये आपको ध्यान हो तो इन्होंने पिछला 2016 के अंदर हरियाणा से चुनाव लड़ा था, और उनको जिस तरीके से राजस्थान में इस बार भाजपा समर्थित उम्मीदवार किया गया, तो 16 में भी इनको भारतीय समर्थित उम्मीदवार कहा गया था। तब कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट निरस्त हुए थे। तो कांग्रेस में इस बात का डर है कि ऐसा नहीं हो जो हरियाणा में जो 14 विधायकों के, कांग्रेस के विधायकों के वोट निरस्त हुए, वे राजस्थान में हो या नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान में है, तो जो
जो भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है 21 वोट जुटाने का, जिसमें 3 RLP के 3 बताए, 3 निर्दलीय बताए जा रहे हैं और 3 BSP वाले विधायक बताए जा रहे हैं, 2 BTP वाले बताए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब अशोक गहलोत जैसे क्या नाम से जो सीनियर मोस्ट लीडर है कांग्रेस के और जो रणनीतिकार है कांग्रेस के, उनके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए 11 वोटों का जुगाड़ करना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। इसीलिए ठीक है मित्तल साहब, मैं आगे आपके पास आऊंगा। प्रशांत बैरवा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए, ठीक है, मैं आपको बताऊं, नहीं 2 मिनट प्रशांत, सवाल तो सुन लें, सवाल सिर्फ ये है कि आखिर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, वो जितनी भी चीजें हैं वो गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबूतों के साथ सामने आ नहीं पाते हैं और किसी को जेल भिजवा नहीं पाते हैं। तो फिर हमको तो ये देखने में ऐसा लगता है कि आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं बाड़ाबंदी के नाम पर। देखिए, बीजेपी वाले की मैं आपको बताऊं, घनश्याम तिवारी जी का कल स्टेटमेंट था नॉमिनेशन के बाद, उन्होंने कहा कि मैं असली बीजेपी का हूं और वो सुभाष चंद्र राजे निर्दलीय हैं। उनको खुद को अपना डर सता रहा था कि बीजेपी के विधायक उनको पूरे वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो खुद ही जस्टिफाई करने में लगे थे। वो तो ये बता कि रहे हैं मैं कि बीजेपी कैंडिडेट हूं, वो निर्दलीय है। आप देखिए, आप अपने पार्टी की फर्स्ट तो इन दोनों पे ज्यादा है। बता सकते हैं नंबर वाइज कि पहला प्रेफरेंस कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। मेरी बात सुनिए, सुभाष चंद्र जी हारते हैं, सुभाष चंद्र जी हारते हैं तो मतलब निर्दलीय हार रहा है, बीजेपी नहीं हार रही। बीजेपी का टिकट देके लड़ाते हैं ना उनको चुनाव। अगर बीजेपी इतना ठोक के बातें करती है तो बीजेपी का टिकट देकर लड़ाते चुनाव। नहीं, लेकिन प्रशांत जी, फिर मानते हैं तो घनश्याम तिवारी बीजेपी का टिकट पार्टी की फर्स्ट प्रेफरेंस है और वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि पार्टी की ओर से उन्हें खड़ा किया गया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ आपके यहाँ से वरीयता क्रम क्या है? समझो, आपके जो 3 प्रत्याशी उनका भी तो कोई वरीयता क्रम होगा। बिल्कुल होगा, ये तीनों कैंडिडेट ट्रेनिंग होगी तो पता लग जाएगा। अभी क्लियर नहीं है ना, तो आप ब्लाइंड खेल रहे हैं। अभी क्लियर तो वैसे काम है ही ना, सुरजेवाला जी है, मुकुल वासनिक जी है, 3rd नंबर प्रमोद जी, 3rd नंबर पे प्रमोद जी। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ब्लाइंड खेल रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आप लोग ब्लाइंड खेल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बाड़ाबंदी की जरूरत पड़ रही है। कितने स्पेकुलेशंस लगा ले बीजेपी या कोई और, आप जब रिजल्ट आएंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको मालूम है राज्यसभा में लोगों का पैसा आपको चाहे जैसे उड़ाना हो, के लिए मुझे कोई मतलब नहीं है। पोस्टरों से फोटो उठा देते हैं, कितनी मनमार कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, आप लोगों का पैसा आपको चाहे जैसे उड़ाना हो, आपको मुबारक। लेकिन अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो बाड़ाबंदी की जरूरत पड़नी चाहिए। लेकिन अविनाश गहलोत जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, छवि बनते पहले भी ऐसे हुआ था। देखिए, मीडिया के बहुत बड़े धड़े को आज मोदी मीडिया कहा जाता है, उसका रीजन है क्योंकि छवि बनती है। उन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा जो उनको ऐसा कहा जा रहा है। ये बीजेपी की छवि बनी है कि वो खरीदती है। क्यों आपके साथ ये छवि चिपकी हुई है कि आप जहां पर है वहां गड़बड़ करेंगे ही? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जहां राजस्थान के अंदर सत्ता कांग्रेस की है और सरकार में रहने के बावजूद किस बात का डर है? पूरी मशीनरी आपकी, पूरी सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, फिर किस बात का डर है? मुझे नहीं लगता कि इतनी कमजोर सरकार पहले कभी रही होगी जो सरकार में रहते हुए बाड़ेबंदी में रहे, 5 स्टार होटलों के अंदर रहे, अपने विधायकों को विश्वास में नहीं दे पा रही है। विधायक है, मंत्री आपस में विश्वास नहीं बना, हमारे को 156 का बहुमत नहीं मिला। नहीं अविनाश जी, ठीक है, राज्यसभा के लिए नहीं, लेकिन दूसरे चुनावों के लिए बाड़ाबंदी करते हैं। बीजेपी को भी देखा था राजेश सरकार के टाइम पर। देखिए मैं ये कह रहा हूं, सुनिए तो सही ना, मैं ये कह रहा था कि जो बाड़ेबंदी तो कांग्रेस कर रही है, इनको डर है कहीं हमारे जो एमएलए जो पिछले 3.5 सालों में सरकार का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, आपसे खिंचान के अंदर पूरा प्रदेश जानता है। वो तो डरे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी, सवाल तो ये है, मैं मान लेता हूँ कांग्रेस डरी हुई है, लेकिन सवाल तो ये है कि बीजेपी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस डरी हुई है? अगर हमको डर लग रहा तो आप सरकार गिरा दो हमारी, कहाँ दिक्कत है? वो इसलिए देखो, सरकार गिराने का काम हमारा नहीं है। सरकार गिराने का लगभग 100 से ज्यादा बार राज्य सरकार गिरी। ये काला इतिहास रहा है, ये काला इतिहास कांग्रेस की गवर्नमेंट का रहा है और उन्होंने गिरवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं सोची ना कभी सरकार को किसी चुनी हुई सरकार को बहुत बड़ा बैकफायर करने का काम कभी नहीं किया। चेहरे की हो सकती है तो अंतरात्मा की आवाज बीजेपी के भी किसी चेहरे की हो सकती है। अंतरात्मा भाई आवाज दे रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और कांग्रेस को इस बात का डर है। आप सुनिए ना एक बार, प्रशांत जी सुनिए तो सही है। आप जब बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था बीच के अंदर, आप सुनिए ना।
आपके कांग्रेस आपको इसके अंदर पार्टी का व्हिप जारी होता है, वोट दिखा के देना पड़ता है, वोट दिखा के नहीं देगा उसको खारिज करवा सकते हैं, पार्टी की सदस्यता भी जा सकती है। फिर आपको ऐसा क्या डर लग रहा है? फिर आपके पास में अभी 102 का बहुमत है, आपको चाहिए 123 के करीब जारी करेंगे ना आप? नहीं ये नहीं कर, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात, इनको डर किस बात का है? इनको जो डर है ना, इनको डर मैं बता रहा हूं, इनको डर इस बात का है कि 102 एमएलए इनके पास में, 102 एमएलए के पास में, मैं इस डिबेट के अंतिम मोड़ पर आ चुका हूं, मैं इस डिबेट के अंतिम मोड़ पर आ चुका हूं और मैक्सिमम सवालों के जवाब सांकेतिक तौर पर तो आ चुके हैं। मित्तल साहब 2 सेकंड प्रशांत जी मेरा साथ दीजिए प्लीज, अविनाश जी आप भी मेरा साथ दीजिए। मित्तल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब देखिए, सांकेतिक तौर पर तो हमें जो जवाब चाहिए थे वो छिपे हुए शब्दों में मिल चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि कौन ज्यादा डरा हुआ है और कौन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। स्वप्निल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं आपके दर्शकों को एक बिल्कुल पिन पॉइंट उदाहरण देना चाहता हूं कि कल रात को कोई 9 बजे के आसपास 13 में से 10 निर्दलीय विधायक सीएमआर में मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे मौजूद थे, और तीनों जो प्रत्याशी वो मौजूद थे। इन लोगों ने रात को 11 बजे तक वार्तालाप किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस कितनी चिंतित है अपने जो निर्दलीय विधायक है उनको लेकर। उसमें 3 पूरी अरे पूरी बात सुन लीजिए अजी, आप पूरी सुन लीजिए ना, बात पूरी सुन लीजिए आप। उसमें से 3 विधायक क्या नाम से निर्दलीय नहीं थे। जब ये इनमें से 13 विधायक सीएमआर 10 विधायक सीएमआर से बाहर निकले और अपने अपने क्षेत्रों में गए, तो मैं एक विधायक का उदाहरण देना चाहता हूँ। सुरेश टाक्का जो किशनगढ़ से विधायक है, वो जो जैसे ही बाहर आए अजमेर की तरफ रवाना, किशनगढ़ की तरफ रवाना हुए, तो रास्ते में उनको सतीश पूनिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो उनको मिल गए। 2 घंटे तक उन्होंने सड़क के किनारे खड़े होकर बात की। मैं ये इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि दोनों पार्टियां किस तरीके से निर्दलीय हो, चाहे वो बसपा वाले विधायक हो, उनका किस तरीके से पीछा कर रही हैं। और सवेरे होते होते उन्हीं सुरेश टाक्के जो निर्दलीय विधायक है, प्रॉब्लम ये है ना मित्तल साहब, बड़ा बंदी हो या ट्रेनिंग हो, किसी का मोबाइल तो पार्टी आला कमान जब्त कर नहीं सकता। और रही बात इस तरह के विषय पर डिबेट लाने की या चर्चा करने की, जवाब हमेशा सांकेतिक ही होते हैं, वो बस समझने वाले को समझना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।